नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और गृह विज्ञान में आज हम लोग देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो रिलेटेड है हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास से। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नवजात शिशु का या फिर बालक का किस प्रकार से विकास किया जाता है, उसकी बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, उसके बुद्धि का विकास किस प्रकार से होगा, उसको अच्छी तरीके से बौद्धिक विकास या फिर मानसिक विकास करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए गए, जिसमें हम लोग आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे कि आईक्यू क्या होती है, आईक्यू की क्या कैटेगरीज होती हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रकृति के बारे में, यानी कि जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो किस प्रकार का होता है और उसके होने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का होना आवश्यक है। यानी कि मानसिक और बौद्धिक विकास में हम लोग किन किन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें जैविक आधार, यानी कि जब भी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के बारे में बात की जाएगी तो यह कैसा होता है, तो यह रिलेटेड होता है इसकी जैविक आधार से। यानी कि जो बालक है, जो भी नवजात शिशु है, उसका जैविक प्रकृति कैसी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वह बायोलॉजिकली कैसा है, यानी कि उसका जो बॉडी का विकास हुआ है वह जैविक रूप से किस प्रकार का है। मानसिक और जो बौद्धिक विकास है शैशवावस्था में शुरू होता है, यानी कि जब बालक का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद से ही बालक के अंदर बुद्धि का विकास और उसके मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और आनुवांशिकी रूप से, यानी कि जेनेटिकली आनुवांशिक, यानी कि माता पिता के द्वारा जो भी उसे गुण प्राप्त हुए हैं, और मस्तिष्क यानी कि मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास, तंत्रिका से संबंधित, यानी कि जो भी बालक एक्टिविटी करेगा, जो भी उसके पास संवेग आएंगे, उसका रिएक्ट करना, किस प्रकार से वह क्रिया करता है, ये काम तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे जैसे जैविक कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि बालक आनुवंशिक रूप से कैसा है, उसके मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसके पास जो भी संवेग आएंगे, जो भी संवेद आएंगे, उन सभी के लिए वह क्या प्रतिक्रिया करता है, इन सभी के बारे में कैसे सीखता है, मानसिक और बौद्धिक विकास के द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे शिशु ध्यान लगाता है, स्मृति करता है यानी कि याद करता है, धारणा बनाता है यानी कि किसी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट समझता है, तो ये सारी चीजें वो अपने दिमाग के थ्रू करता है, जिसके लिए मन का विकास यानी कि मस्तिष्क का विकास और बुद्धि का विकास होना आवश्यक होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि जब हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी उसमें देखा था कि नवजात शिशु का विकास होने के लिए एक तो आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिकता होती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था एक वातावरण, यानी कि किसी भी बालक का विकास होने के लिए एक तो आनुवंशिकता यानी कि वो जेनेटिकली रूप से कैसा है और उसको कैसे एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। तो वही हमने अभी पढ़ा कि मानसिक और बौद्धिक विकास होने के लिए वह जैविक रूप से किस प्रकार का है, जैविक रूप हो गया, और उसको कैसा वातावरण दिए जा रहे हैं, यानी कि उसके पर्यावरण का प्रभाव उस पर कैसे पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, यानी कि पर्यावरण में जो भी फैक्टर प्रेजेंट होंगे वो मानसिक और बौद्धिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भी पर्यावरण में, यानी कि बालक के आसपास जो भी वस्तुएं प्रेजेंट है, अब बालक के पर्यावरण में कई प्रकार के लोग आ गए, ठीक है, उसके आसपास के दोस्त आ गए, पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, समाज आ गया, संस्थाएं आ गई। अब ये सभी लोग बालक के बौद्धिक विकास और उसके मानसिक विकास में क्या योगदान देते हैं, उसको किस प्रकार से सोचने की, समझने की उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, उसका नॉलेज बढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें भी बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगी। यानी कि इसमें परिवार के भीतर के अनुभव आते हैं, सांस्कृतिक प्रथाएं आती है, यानी कि जो समाज की जो रीति रिवाज प्रथाएं है वो आती है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आती है, यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है उस प्रकार से उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसको कैसे शिक्षा दी जा रही है उसके द्वारा। तो अगला हो गया शिक्षा, साथियों से बातचीत, यानी कि वो किस प्रकार से साथियों से बातचीत करता है ये भी प्रभावित करता है, और उसके पास किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, यानी कि बालक की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे संसाधन दिए जाएंगे कि वह किन किन के द्वारा, कैसे कैसे संसाधनों के द्वारा अपना जो विकास है वो अच्छी तरीके से कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी कि बालक के आसपास जितने भी चीजें प्रेजेंट है, जितने भी उसको संसाधन दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रथाएं आ सकती हैं, आसपास के लोग आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें बालक के विकास करने में, बालक के सीखने में, समझने की क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए शैक्षणिक खिलौने, यानी कि सीखने वाले, शिक्षा में काम आने वाले जो खिलौने होते हैं
उनके साथ साथ जो किताबें होती है, ये सारी चीजें अगर बालक को दी जाए, यानी कि बालक को पढ़ने के लिए बुक्स दी जाए, खेलने के लिए खिलौने दिए जाए, जिससे वो कुछ ना कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, तो अगर ऐसी चीजें उन्हें दी जाएगी तो उससे उनका जो सामाजिक यानी कि उनका जो मानसिक और जो भौतिक विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो ये प्रभाव पड़ा पर्यावरण के द्वारा, यानी कि उसको कैसी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। फिर आगे देखते हैं कि जब बालक का विकास होता है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं विकासात्मक चरण, यानी कि जो भी मानसिक और भौतिक विकास हो रहा है उसमें विकासात्मक चरण क्या होता है। जो भी बालक का मानसिक और भौतिक विकास होता है आम चरणों पर अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग स्टेप में बालक का भौतिक विकास भी अलग तरीके से होगा और मानसिक विकास भी अलग तरीके से होगा। जिसमें हम लोग देखते हैं जो साइंटिस्ट थे पियाजे, कौन से साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे पियाजे। इन्होंने बताया अपनी तरीके से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास है वो उसके ज्ञान के आधार पे होता है। फिर एक और साइकोलॉजिस्ट थे एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत दिए, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो मन यानी कि मस्तिष्क और सामाजिक यानी कि समाज के द्वारा होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो भी बालक का विकास होगा वो उसके समाज के साथ उसका मस्तिष्क किस प्रकार से क्रिया कर रहा है और उसका विकास उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर एक साइकोलॉजिस्ट थे कॉलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, यानी इन्होंने बताया कि बालक में जो अच्छे बुरे की समझ होती है, अच्छी बातें सीखना, बुरी बातें सीखना, सही गलत की पहचान करने की जो उसमें क्षमता आती है, ये सारी बातों के बारे में उन्होंने बताया कॉलबर्ग ने। ये सारी बातें इन्होंने बताई, तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग चरण दी। इन्होंने बताया कि अलग अलग अवस्था में किस प्रकार बालक का नैतिक विकास होगा, उसका मनोसामाजिक विकास कैसा होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा। तो इन्होंने विकास को अलग अलग चरणों में डिवाइड किया, यानी कि हर एक विकास को बताने के लिए अलग अलग स्टेप बताए कि शैशवावस्था का विकास अलग तरीके से होगा, उसमें जो सीखने की प्रवृत्ति होगी वो अलग होगी, और वही बालक जब किशोरावस्था में पहुंच जाएगा तो उस समय उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि इन्होंने विकास को अलग अलग चरणों में डिवाइड किया, यानी कि इन्होंने विकास के स्टेप्स बनाकर फिर उसको क्या किया, बालक के सीखने की क्षमता को बताया। फिर अगला है प्लास्टिसिटी एंड निरंतरता। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि विकास जो होता है वो प्लास्टिसिटी और निरंतरता पे डिपेंड करता है। निरंतरता सभी लोग जानते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि किस प्रकार विकास कैसा होता है, लगातार चलता रहता है, यानी कि विकास जो है वो जन्म सूत्र पूर्व से चलता है, यानी कि जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ है उससे पहले से शुरू होकर मृत्यु तक बालक का जो विकास है वो चलता रहता है। जब बालक जन्म से पूर्व है यानी कि गर्भावस्था में, तो उसमें बालक के शरीर का डेवलपमेंट होगा, विकास तो हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, यानी कि जन्म से पूर्व से लेकर जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाती उसका संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास चलता ही रहता है। तो इसे तो हम लोगों ने क्या कहा, निरंतरता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसिटी, ये दर्शाता है कि इसके अनुभवों और सीखने के जवाब में अनुकूलन हो सकता है। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की अगर मान लो आपको बोतल ले लो, ठीक है, अब उसको पिघला कर आप उसको वापस से नया शेप दे सकते हो, यानी कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की जो हम शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि जो विकास होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि बालक का विकास भी एक जैसा दृढ़ नहीं होता, हार्ड नहीं होता, उसको वातावरण के अनुसार यानी कि अनुकूलन की अवस्था में उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। आज हमने कोई नई चीज सीखी है, ठीक है, हो सकता है कल उसमें परिवर्तन हो जाए, तो हम अपने जो विचार, अपना जो नॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं। कल हमने जो नया नॉलेज आया उसको ग्रहण कर लिया, यानी कि हमने अपने जो ज्ञान थे हमने अपने ज्ञान में चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो ये किस प्रकार हुआ, किस वजह से हुआ, प्लास्टिसिटी के अनुसार हुआ। यानी कि अगर हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो विकास है वो दृढ़ होता है, यानी कि अगर उसको हम बदल नहीं सकते थे तो एक बार जो विकास हो गया उसको फिर कभी परिवर्तित नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो विकास होता है वो प्लास्टिसिटी के अनुसार होता है, यानी कि वह निरंतर चलता रहता है और उसके साथ साथ ही हम इसे अनुकूलित कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं और पुनर्गठित भी कर सकते हैं, यानी कि फिर से निर्माण उसका कर सकते हैं। और जो ये विकास है सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर जारी रहती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो चलती रहती है। और हर उम्र में क्या होता है, विकास अलग होता है, सीखने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग नॉलेज मिलते हैं, सीखने के अवसर मिलेंगे, आजीवन सीखते हैं, नए अनुभवों के साथ संपर्क होता है, यानी कि नया नया नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, ठीक है। तो ये होती है प्लास्टिसिटी और निरंतरता।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि जो विकास होता है वो सामाजिक यानी कि समाज के द्वारा, और जो सांस्कृतिक हो यानी कि हमारा जो कल्चर होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो मानसिक और भौतिक विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है कि हमारे समाज किस प्रकार का है, समाज में हमारी संस्कृति क्या है, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, इन सभी के अनुसार भी बालक का विकास होता है। क्योंकि संस्कृति में अलग अलग मानदंड होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, उनके मूल्य वैल्यूज होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती है संस्कृति की, और कई सारे तरीके की सामाजिक अपेक्षाएं होती है यानी कि जो समाज है, समाज के द्वारा हमसे कई प्रकार की अपेक्षाएं रखी जाती है, और उसी के अनुरूप बालक का जो विकास है वो चलता रहता है और यह प्रभावित करती रहती है। और हमारा जो भौतिक विकास है यानी भौतिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, और हमारे बुद्धि के विकास को प्रभावित करती रहती है। यानी कि अलग अलग हम लोग कल्चर को अपनाएंगे, अलग अलग कल्चर को देखेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। बुद्धि यानी कि ज्ञान, नॉलेज यानी कि अलग अलग संस्कृति के बारे में जानेंगे तो हमारा बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, और हमारा जो बौद्धिक विकास है वो और ज्यादा फैलता चला जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो बालक का मानसिक और जो बौद्धिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि बौद्धिक और मानसिक विकास होने के लिए किस प्रकार का चीजों का होना आवश्यक होता है या फिर वो किस प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं आईक्यू की, यानी कि बुद्धि को हम किस में मापते हैं, आईक्यू के रूप में। अब ये आईक्यू क्या होती है? आईक्यू का मतलब होता है कि इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। आईक्यू मतलब है इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। यह सामान्य जनसंख्या की तुलना में किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं की माप है, यानी कि हम लोग बुद्धि को माप नहीं सकते, लेकिन यह एक बुद्धि को मापने का तरीका है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है उसकी बुद्धि को मापने का तरीका, यानी कि बुद्धि का जो मापन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आईक्यू। बुद्धि को मापने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, हमारा आईक्यू कहलाता है। अब इस आईक्यू को मापने के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया था वो जो वैज्ञानिक था उसका नाम है टर्मन। टर्मन भी लिखा हो सकता है और टर्मन भी लिखा आ सकता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे टर्मन, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में बताया कि हम लोग बुद्धि का भी मापन कर सकते हैं, और इन्होंने सबसे पहले आईक्यू की अवधारणा दी थी, यानी कि आईक्यू के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इसमें हम लोग भाषा के कौशल के बारे में बात करते हैं, यानी कि आईक्यू का परीक्षण करके जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे, यानी कि आईक्यू के टेस्ट के लिए, आईक्यू का पता लगाने के लिए इन्होंने एक सूत्र भी दिया था। तो उसके अनुसार जो भी फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले के अनुसार जो भी हमें नंबर्स प्राप्त होंगे, जो भी स्कोर मिलेगा, उस स्कोर को देखकर इन्होंने एक टेबल बनाई है। उस टेबल में इन्होंने बताया कि हम लोग उस नंबर के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आईक्यू का पता लगा सकते हैं कि वो बालक औसत है, यानी कि एवरेज कैटेगरी का है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या फिर बिलो द एवरेज है। उसके अनुसार इन्होंने क्या बताया था, एक टेबल बताई थी, जो ये टेबल है, जिसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है कि बच्चे का स्कोर क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था बुद्धि लब्धि को जानने का, बुद्धि लब्धि निकालने का, वो सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर बालक की जो मानसिक आयु होती है और जो बालक की शारीरिक आयु है यानी कि बालक की जो शारीरिक आयु तो जानते हो, शरीर की आयु बालक 10 साल का है, 15 साल का है, 5 साल का है, और मानसिक आयु का मतलब है कि वो किस एज तक के बच्चों की बुद्धि लब्धि को मैच करता है। मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, यानी कि उसकी जो शारीरिक आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष है, लेकिन अब ये 10 वर्ष का जो बालक है यह 12वीं क्लास तक के या फिर 12 साल के बच्चे के अनुसार पढ़ने में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसकी जो मानसिक आयु होगी वो 12 साल तक होगी, यानी कि ये जो 10 साल का बच्चा है, ये 12 साल का जो बच्चा है उसके सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दे सकता है, उसके अनुसार यह इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसकी जो मानसिक आयु हो गई वो हो गई 12 साल, लेकिन इसकी शारीरिक आयु कितनी है, 10 वर्ष। जब इसको हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 10 बार गया, जब इनका फाइनल आंसर आया 120। अब ये जो आईक्यू इसकी आई है 120, फिर इस टेबल में देखा जाता है कि 120 कहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा 120।
अब जब 120 यहाँ पे शो हो रहा है, तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो गिफ्टेड कैटेगरी के होंगे। कैसे होंगे? गिफ्टेड कैटेगरी के। और इनका जो एवरेज परसेंटेज निकलता है वो 91 से 97 के बीच होता है। ये बताया था टर्मेन ने। किसने बताया? टर्मेन ने बताया कि आप इस सूत्र का उपयोग करके किसी भी बच्चे के आईक्यू का पता लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास उस बच्चे की शारीरिक और मानसिक आयु होनी चाहिए। ठीक है, अगर उस बच्चे का जो आईक्यू है, मान लो यहाँ पे 80 आया होता, ठीक है, अगर 80 आया होता तो इस टेबल में हम लोग 80 कहाँ पे ढूंढते? ये रहा 80। तो ऐसे बच्चे बिलो द एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है औसत, जो सामान्य बच्चे होते हैं। अभी जो सामान्य कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो उनसे भी बिलो एवरेज होंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, यानी कि इनको और ज्यादा एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि बुद्धि का परीक्षण, यानी कि जो टर्मेन ने ये बुद्धि परीक्षण के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, इन्होंने तो बुद्धि लब्धि का आईक्यू का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, कि आप इस तरीके से बालकों की बुद्धि का पता लगा सकते हो। अगर मान लो कि जो बच्चे हाई कैटेगरी के थे, यानी कि जिनके आईक्यू बहुत ज्यादा थी, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर जो बच्चे, जैसे हमने 80 जो आईक्यू निकली थी उस बच्चे का देखा, अब वो बच्चा बिलो द एवरेज था, यानी कि एवरेज से भी लो था, एवरेज से नीचे था, तब इसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ेगी, अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इनके लिए अलग अलग टेस्ट किए गए, यानी कि बुद्धि का परीक्षण करने के लिए अलग अलग टेस्ट किए गए अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि परीक्षण एक ऐसे मूल्यांकन होते हैं जिसमें हम लोग तर्क करते हैं। तर्क मतलब है कि अपनी विचार प्रकट करना, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, आगे से भी कोई अपने जवाब देगा, फिर हम उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, स्मृति यानी कि याद करना, और मौखिक समझ यानी कि पूछना। एक तो करते हैं लिखित रूप में और एक करते हैं मौखिक यानी कि बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करना। इसके साथ साथ जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, इनके विभिन्न पहलुओं को मापा जाता है। परीक्षण यानी कि टेस्ट ले रहे हैं, आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं। आईक्यू टेस्ट में हम लोग किस किस बात का पता लगाते हैं कि अगर जिस भी बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं उसके पास कितना नॉलेज है, वो उसके पास कितनी समझ है, कितनी अच्छी प्रकार से वो अपने विचारों को रख पा रहे हैं, यानी कि उसकी मौखिक समझ कितनी है, नॉलेज कितना है, वो अपनी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सामने रख सकता है, उसका समाधान ढूंढ सकता है। जब ये सारी बातें हम किससे पता लगाते हैं? बुद्धि परीक्षण से। अब इसके लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण किए गए। सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था वो है अल्फ्रेड और बिने ने किया था, यानी कि एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड और बिने। जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है वो अल्फ्रेड और बिने ने किया था। मेन साइंटिस्ट इसमें अल्फ्रेड थे और इनके ये सारे बिने जो है सहपाठी थे, यानी कि इनके साथ में मदद की थी। लेकिन जो सबसे पहले आईक्यू के बारे में बताया था वो थे टर्मेन, और सबसे पहला जो बुद्धि का परीक्षण किया था वो थे अल्फ्रेड बिने। अब ये जो अल्फ्रेड बिने है, इन्हीं के नाम पर इस जो टेस्ट है इसका नाम इनको हम अल्फ्रेड बिने टेस्ट भी कह सकते हैं। इसे स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के द्वारा कहा जाता है, जिसमें बिनेट और जो साइमन द्वारा विकसित किया गया था, और इस इंटेलिजेंस स्केल को सबसे व्यापक माना जाता है, यानी कि जो सबसे पहला किया गया था। और सबसे पहले के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, सबसे ज्यादा जिसको प्रसिद्धि मिली थी, वो यही इंटेलिजेंसी टेस्ट था। इसमें इन्होंने बच्चों से लेकर, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर वयस्क तक और सभी एज के लोगों के लिए टेस्ट किया था। और इसमें इन्होंने बच्चों की क्षमताओं के बारे में बात की और उनकी जो बुद्धि लब्धि थी यानी कि आईक्यू का पता लगाया। यानी कि जो बिने साइमन का जो टेस्ट था यह सबसे पहले इन्होंने बच्चों पे किया और जो वयस्क यानी कि जो एडल्ट बच्चे थे उनके लिए भी किया, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए किया, उनके आईक्यू का पता लगाया। फिर जो दूसरा टेस्ट है वो है वेस्लर इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट इन्होंने सबसे पहले किया था, हम लोग कह सकते हैं इसको WISC, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। यानी कि एक टेस्ट इन्होंने बच्चों के लिए किया और एक टेस्ट इन्होंने एडल्ट के लिए किया। लेकिन जो बिने साइमन का टेस्ट था दोनों बच्चों के लिए, यानी कि वयस्क और बच्चे दोनों के लिए एक ही टेस्ट था। लेकिन इन्होंने वेस्लर वाला जो टेस्ट है यह वयस्क और बच्चे दोनों के लिए अलग अलग यानी कि सेपरेट किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने मौखिक समझ की बात की, यानी कि बालक बोलकर, यानी कि आप बोलकर अपने विचार अपनी समझ कैसे रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे अपने तर्क कैसे दे सकते हैं, यानी कि जो भी अवधारणा है, जो भी सिद्धांत है, उस पे किस प्रकार अपना जो ज्ञान है वो रख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि स्मृति के बारे में, यानी कि वो अपनी जो याद है, यानी कि उनकी जो याददाश्त है
उसको किस प्रकार से बता सकते हैं। इन कई सारे डोमेन के बारे में इन्होंने बताया था। अगला जो टेस्ट है वो बात करते हैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये जो टेस्ट था यह गैर मौखिक था। गैर मौखिक, मौखिक का मतलब होता है बोलकर बताना, और गैर मौखिक यानी कि बिना बोले। बिना बोले क्या हो गया, लिखकर, यानी कि जो सबसे पहला लिखित टेस्ट किया गया था, यानी कि जो लिखकर टेस्ट प्रदर्शित किया गया था वो था रेवेंस। अब ये जो रेवेंस टेस्ट था, अगर ये लिखकर किया गया था यानी कि इस पे बिना मौखिक के किया गया था, गैर मौखिक था। अगर ये लिखकर किया गया था तो ये टेस्ट कौन दे सकता था, जिन्हें ज्ञान था, शिक्षा थी जिनके पास, जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, यानी कि यह सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए था। ठीक है, यानी कि अगर ये लिखित था तो ये टेस्ट सिर्फ शिक्षित लोग ही दे सकते थे। ठीक है, ये हमारा जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था। फिर चौथा टेस्ट है संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए वुडकॉक और जॉनसन का परीक्षण, यानी कि जो वुडकॉक और जॉनसन ने दिया। ये जो परीक्षण था स्मृति के बारे में था, अटेंशन और उनकी जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है, क्षमताएं होती है, उनके बारे में, इन सभी क्षेत्रों के आकलन किया था, इन सभी के बारे में बात की थी। और साथ ही साथ सीखने की जो अक्षमताएं होती है, यानी कि सीखने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती है किसी भी चीज को, वस्तु को सीखने में, बालक के समझने में, और उनकी क्या प्रतिभाएं हैं उनकी पहचान करने के लिए इन्होंने ये टेस्ट किया था। फिर जो अगला टेस्ट है उसे कहते हैं कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। ये जो था टेस्ट ये एलन एस कॉफमैन और नादिल एंड कॉफमैन द्वारा विकसित किया गया था, जिसे KABC टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बच्चों के लिए और जो किशोर बच्चे थे उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए किया था। ये इसमें गैर मौखिक और मौखिक यानी कि लिखित रूप में भी था और मौखिक रूप में भी था, यानी कि इसको पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग दे सकते थे और अपने IQ का पता लगा सकते थे। इसमें इन्होंने तर्क के बारे में, ज्ञान के बारे में, कौशल, दृश्य चीजें, इन सभी के बारे में बातचीत की थी। अगला टेस्ट है कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये जो टेस्ट है गैर मौखिक है। अब गैर मौखिक का अर्थ क्या हुआ, यानी कि लिखे बिना, यानी कि बोले बिना। तो ये टेस्ट लिखित रूप में था, तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये टेस्ट शिक्षित लोगों के लिए था, यानी कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ये टेस्ट दे सकते थे। और इन्होंने सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए डिजाइन किया, यानी कि इन्होंने जो ये लिखित टेस्ट लिया था इसमें इन्होंने बताया था कि जो सांस्कृतिक रूप होता है, यानी कि अपने कल्चर के बारे में इन्होंने कम से कम चीजों को बताया, यानी कि इसको सबसे कम रखा था। और ये जो भाषा थी, यानी कि इसमें लैंग्वेज और कह सकते हैं जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, उसमें तरल बुद्धि को यूज किया और जो नवीन समस्या थी उनको हल करने के लिए दिया, यानी कि जो नई नई प्रॉब्लम्स कैसे फेस आ रही है भाषा को सीखने में, संस्कृति को सीखने में, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये टेस्ट किया था, जिसे हम लोग कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था यह कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने बुद्धि के बारे में बात की कि बालक का जो बौद्धिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर में यूज होते हैं, जिसमें प्लास्टिसिटी, निरंतरता, पर्यावरण का प्रभाव, विकासात्मक चरण और जो जैविक आधार होते हैं, इन सभी के बारे में बात की थी। बायोलॉजिकल के साथ साथ एनवायरमेंट, इसके बारे में बात की थी। तो इसी के साथ ये जो मानसिक और बौद्धिक विकास वाला अध्याय है ये पूरा हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर को देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।